अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाकवि बिहारी की। बिहारी ने जो मुक्तक काव्य लिखा है बिहारी सतसई, अगर उसका हम मूल्यांकन करें तो देखते हैं कि बिहारी सतसई कैसी लिखी गई है, उसकी भाषा शैली, उसका शिल्प सौंदर्य आदि किस आधार पर है, इस चीज की हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जो बिंदु ले रहे हैं वो है मुक्तक काव्य की दृष्टि से बिहारी सतसई का मूल्यांकन। आज जो हम बिंदु ले रहे हैं वो क्या है? मुक्तक काव्य की दृष्टि से बिहारी सतसई का मूल्यांकन। यानी काव्य के दो भेद माने जाते हैं। काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं। एक तो काव्य होता है श्रव्य काव्य, यानी जिसको सुना जाता है, और एक काव्य होता है दृश्य काव्य, जिसको देखा जाता है, यानी मंच पर जिसको संचालित किया जाता है, और वो भी काव्य ही होता है। तो काव्य के दो भेद हो गए, एक तो श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के प्रबंध काव्य या महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, कथा, आख्यायिका, मुक्तक काव्य आदि विविध भेद होते हैं। यानी जो श्रव्य काव्य होता है, यानी जो सुनने का, यानी सुनकर के जिसको आत्मसात किया जाता है, वह काव्य कई प्रकार का होता है। यानी प्रबंध काव्य भी हो सकता है, महाकाव्य भी हो सकता है, खंड काव्य भी होता है, गीति काव्य भी होता है, कथा यानी कहानी भी होती है, आख्यायिका भी होती है, और मुक्तक काव्य भी होते हैं। ये इसके विभिन्न प्रभेद माने जाते हैं। प्राचीन काल में या प्राचीन काल से प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्यों की रचना होती आ रही है। प्राचीन काल से प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्यों की रचना होती आ रही है। भक्ति काल और रीति काल में मुक्तक काव्य धारा का अत्यधिक विकास हुआ। यानी भक्ति काल और रीति काल में मुक्तक काव्य धारा का सबसे ज्यादा विकास हुआ, यानी अत्यधिक विकास हुआ। अनेक मुक्तक काव्य का सर्जन किया गया, इसमें अनेक मुक्तक काव्य लिखे गए, यानी सर्जन उनका हुआ। रीति काल में बिहारी की कवि प्रतिभा का संस्पर्श पाकर मुक्तक रचना और भी लोकप्रिय हो गई है। यानी इस काल में, किसमें? रीति काल में बिहारी की जो कवि प्रतिभा थी, उसका स्पर्श पाकर के मुक्तक जो रचना है वो और भी लोकप्रिय हो गई। तो अब देखिए मुक्तक काव्य का स्वरूप एवं विशेषताएं, यानी मुक्तक काव्य का स्वरूप कैसा होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इस संदर्भ में हम बात करें तो देखिए मुक्तक काव्य का स्वरूप एवं विशेषताएं। इसमें कथा प्रसंग का अभाव रहता है। यानी मुक्तक काव्य में कथा प्रसंग का अभाव रहता है, और प्रत्येक पद्य स्वतंत्र अर्थ व्यक्त करता है। ये ऐसी रचना होती है जिसमें कवि स्वेच्छानुसार विभिन्न वस्तुओं, दृश्यों व विचारों को पृथक पृथक छंद में छिद्रण करता है। यानी मुक्तक काव्य किस प्रकार की रचना होती है? ये ऐसी रचना होती है जिसमें कवि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न दृश्यों या विभिन्न विचारों को पृथक पृथक छंद में चित्रित करता है, और उसके लिए एक एक शब्द का संयोजन पूरे चमत्कार के साथ करता है। और उसके लिए वो क्या करता है? इनके ये मान लो वस्तुओं, दृश्यों, विचारों को पृथक पृथक छंद में अगर मान लो वो परिभाषित करता है, तो उनके लिए वो एक एक शब्द का संयोजन पूरे चमत्कार के साथ करता है। मुक्तक काव्य को परिभाषित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में मुक्तक काव्य क्या होता है, उन्होंने लिखा है कि मुक्तकार एक एक शब्द को सोचकर और संभल कर प्रयोग करता है। मुक्तकार
एक एक शब्द को सोचकर और संभल कर प्रयोग करता है, एक वर्ण को सजा कर रखता है, एक वर्ण को सजा कर रखता है, प्रत्येक मात्रा को तोलकर, प्रत्येक मात्रा को तोलकर लगाता है, और इसी प्रकार एक ही दृष्टिपात में अपनी पूर्ण कला की चमत्कृति की चकाचौंध दिखा देता है। यानी एक एक मात्रा को वो तोल करके लगाता है, एक एक वर्ण को सोच समझ करके लेता है, और इसी प्रकार एक ही दृष्टिपात में अपनी पूर्ण कला की जो चमत्कृति है या जो चमत्कार है उसकी चकाचौंध दिखा देता है। मुक्तक काव्य की कुछ सामान्य विशेषताओं को हम इन बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 कि मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने पूर्ण भाव को व्यक्त करता है, उसमें रसोद्रेक की पूर्ण क्षमता होती है। यानी मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने पूर्ण भाव को व्यक्त करता है और उसमें रसोद्रेक की पूर्ण क्षमता होती है। विशेषता नंबर 2 देखिए कि मुक्तक का प्रत्येक पद्यांश पूर्वापर संबंध रहित होता है। यानी मुक्तक का प्रत्येक जो पद्यांश होता है वो अपने पूर्व के पद्यांश के संबंध से रहित होता है, वह उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। यानी मुक्तक का प्रत्येक पद्यांश पूर्वापर संबंध रहित होता है। तीसरी विशेषता इसमें यह है कि इसमें समाजशैली एवं कल्पना की समाहार शक्ति दिखाई देती है। इसमें समाज शैली एवं कल्पना की समाहार शक्ति दिखाई देती है। मुक्तक काव्य की चौथी विशेषता यह है कि इसकी भाषा में कोमलता, प्रखरता, गंभीरता एवं लालित्य रहता है। यानी इसकी भाषा में क्या होता है? कोमलता, प्रखरता और गंभीरता एवं लालित्य रहता है। मुक्तक काव्य की अगली विशेषता है कि इसमें बिंबमयता एवं नाद सौंदर्य का भी समावेश किया जाता है। यानी बिंबमयता तो होती है, बिंबों के आधार पर इसकी रचना होती है, और इसमें नाद सौंदर्य का भी समावेश किया जाता है। नाद सौंदर्य मतलब ध्वनि से संबंधित है कि इसमें थोड़ी सी उच्च ध्वनि में रचना लिखी जाती है। छठी विशेषता लिए इसमें कि कवि कल्पना का चमत्कार एवं व्यंग्यात्मकता की प्रखरता इसकी अन्यतम विशेषता बनाती है। कवि कल्पना का चमत्कार एवं व्यंग्यात्मकता की प्रखरता इसकी अन्यतम विशेषता बनाती है। तो ये थी इसकी सामान्य विशेषताएं। यानी एक मुक्तक काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो इसमें थी। अब इसी के आधार पर हम देखते हैं बिहारी के मुक्तकों की विशेषताएं। यानी बिहारी ने जो मुक्तक लिखा है, जैसे बिहारी सतसई लिखी है, तो उसकी क्या विशेषता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें है कि मुक्तक काव्य की उक्त विशेषताओं के अनुसार, उक्त विशेषताएं यानी ऊपर जो हमने 6 विशेषताएं इसकी देखी है, इसके अनुसार बिहारी सतसई एक सफल मुक्तक काव्य सिद्ध हो जाता है। यानी उनके अनुसार बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई एक सफल मुक्तक काव्य सिद्ध हो जाता है। यहाँ मुक्तक काव्य के रूप में बिहारी सतसई की विवेचना कर रहे हैं, तो वो देखिए किस आधार पर, हम किन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। तो मुक्तक काव्य के रूप में बिहारी सतसई की विवेचना के लिए हम जो पहला बिंदु लेते हैं वो है बिहारी के मुक्तकों में अभिव्यक्ति की पूर्णता। बिहारी के मुक्तकों में अभिव्यक्ति की पूर्णता, यानी बिहारी के हर दोहे में एक पूर्ण अनुभूति, घटना या पूर्ण प्रसंग का वर्णन है, और अर्थ की दृष्टि से हर दोहा अपने आप में पूर्ण है। यानी बिहारी के हर दोहे में एक पूर्ण अनुभूति, घटना या पूर्ण प्रसंग का वर्णन है, और अर्थ की दृष्टि से हर दोहा अपने आप में पूर्ण है। जैसे देखिए, कनक कनक ते शोगुनी मादकता अधिकाय,
ये खाए बोराय जग वह पाए बोराय। तो इसमें भी देखो, इसमें पूरा का पूरा दिया है कि कनक धतूरे को भी कहते हैं और कनक सोने को यानी स्वर्ण को भी कहते हैं। और बिहारी क्या कह रहे हैं, इन दोनों में ही मादकता होती है, अर्थात इनमें दोनों में ही नशा होता है। एक को तो खाने से संसार पागल हो जाता है, यानी अगर धतूरे को खाए तो लोग पागल हो जाते हैं, और वह पाए बोरा है, और दूसरे सोने कनक को अर्थात स्वर्ण को अगर पा लेते हैं, अत्यधिक हो जाता है, तो भी लोग पागलपन के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने एक चीज और लिखी है कि अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरबाय सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। उन्होंने कहा है कि अति अगाधु अति ओथरो, कि अत्यधिक गहरा हो सकता है या अत्यधिक छिछला हो सकता है, क्या, नदी, कुआं, तालाब या फिर बावड़ी। यदि नदी अत्यधिक गहरी हो सकती है और अत्यधिक छिछली भी हो सकती है, कुआं भी अत्यधिक गहरा हो सकता है और अत्यधिक छिछला भी हो सकता है, तालाब भी अत्यधिक गहरा हो सकता है और अत्यधिक छिछला भी हो सकता है, बावड़ी भी अत्यधिक गहरी और अत्यधिक छिछली हो सकती है। पर सोता को सागर जहाँ जहाँ की प्यास बुझाए, परंतु जो जिसकी प्यास बुझा देता है वो तो उसके लिए सागर ही है। तो इन दोहों में पूर्वापर संबंध नहीं है। तो इन दोहों में क्या है, पूर्वापर संबंध नहीं है। प्रत्येक दोहा अलग अलग भाव का द्योतक है, यानी प्रत्येक दोहा है वो अलग अलग भाव को व्यक्त करता है। तो बिहारी के मुक्तकों की यह विशेषता उनकी सफलता की सूचक है। तो बिहारी के मुक्तकों की यह विशेषता उनकी सफलता की सूचक है। क्या है, सफलता की सूचक, यानी बिहारी के मुक्तकों में अभिव्यक्ति की क्या है, पूर्णता है। क्या है, पूर्णता। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं, वो है भाषा की सामासिकता। दूसरा क्या लेते हैं, भाषा की सामासिकता, यानी बिहारी के मुक्तक काव्य की अन्यतम विशेषता भाषा शैली में समास गुण है। यानी बिहारी के मुक्तक जो काव्य है उसकी दूसरी विशेषता क्या है, यानी भाषा शैली में समास गुण है। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति इस शैली की परम विशेषता है। यानी समास गुण की, यानी भाषा की समासिकता या समास शैली, इसमें क्या विशेषता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति इस शैली की परम विशेषता है। बिहारी ने दोहू के छोटे से क्लेवर में, यानी बिहारी ने दोहे के छोटे से कलेवर में ही अधिक से अधिक भाव ठूंस ठूंस कर भर दिए गए। आप जानते हो कि साहित्य में दोहा है वो सबसे छोटा कलेवर है, और इस छोटे से कलेवर में भी उन्होंने अधिक से अधिक भाव ठूंस ठूंस कर भर दिए गए। इसी विशेषता के कारण कहा जाता है कि इसी विशेषता के कारण क्या कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। बिहारी ने क्या भर दिया है, गागर में सागर, अर्थात घड़े में ही संपूर्ण समुद्र को भर दिया है। तो सामासिक शैली का उदाहरण आपने पहले भी देखा था, फिर और देख लीजिए कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। यानी पहले भी हमने कहा था कि एक पूर्ण रूप से जनलोग से भरे हुए एक भवन में नायक और नायिका सिर्फ अपनी आंखों से ही बातें कर रहे हैं, और वो कहत यानी आंखों से ही कहते हैं, नटत यानी मना करते हैं, रिजत यानी प्रसन्न होते हैं, खिजत यानी गुस्सा होते हैं, मिलते हैं फिर प्रसन्न होते हैं और लज्जा जाते हैं। यानी भरे भवन में, यानी पूर्ण भरे हुए भवन में भी वो सिर्फ अपनी नैनों से ही बातें करते रहते हैं, यानी अपनी नैनों से, अपनी आंखों से ही बातें करते रहते हैं। तो यानी सामासिक शैली का कितना सुंदर चित्रण बिहारी ने किया है। तो इसी कारण कहते हैं कि बिहारी की जो रचनाएं हैं वो गागर में सागर भर देने जैसी है। यानी क्या है, गागर में सागर भर देने जैसी, क्योंकि उन्होंने भाषा की सामासिकता का अत्यधिक प्रयोग किया है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो साहित्य में सबसे छोटा, यानी अगर कोई क्लेवर है तो वह होता है दोहा, और बिहारी ने अपने दोहों में इस प्रकार से सौंदर्य को स्थापित किया है कि उनकी बराबरी
शायद ही कोई कर पाए। तो आगे बिहारी शब्द सही के जो मूल्यांकन की अभिव्यक्ति है वो आगे के कालांश में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।